हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे झारखंड जैक का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे आउट हो चुका है क्लास 10th के लिए। तो उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या तो फिर -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 2, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? देखिए, अवतल दर्पण इस प्रकार का दर्पण है और यहाँ पर अगर कहा जा रहा है कि वस्तु के बराबर और उल्टा, उसी के उल्टा जो है प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कहाँ पर बनती है? ये वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? तो ये वक्रता केंद्र पर होती है। ठीक है, यहाँ पे रहता है सी। तो ऑप्शन नंबर सी, बी जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे यानी कि वक्रता केंद्र जो हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? आपके ऑप्शन है तेल, पानी, वायु या फिर कागज। देखिए, अगर इसमें वायु दिया गया है तो इसका सही आंसर वायु हो जाएगा। ऐसे होता है निर्वात। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 4, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, लेंस की क्षमता आपका दिया गया है यानी पावर आपका दिया गया है कितना? -4। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? 1/p, यानी कि 1/-4, तो क्या हो जाएगा? 0.25, लेकिन माइनस सेक्शन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, -0.25। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो देखिए, मानव नेत्र जो है इसमें ऊपर और नीचे की ओर जो है ये सिलियरी मसल्स यानी कि सिलियरी मांसपेशियां होती है, जिसके कारण ये जो है फोकस दूरी इसमें चेंजेज आते रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियां। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या तो फिर प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष का बात किया जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर डी, ओम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है धातु निष्कर्षण, बिजली के बल्ब, कुचालक या तो फिर वस्त्र निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली के बल्ब में। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, आपके ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के केंद्र से या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? ठीक है, ऐसे जो है ऑप्शन में सभी ऊर्जा के ही स्रोत है, लेकिन यहाँ पे जो है स्रोत यानी कि परम स्रोत का जिक्र किया जा रहा है, यानी अल्टीमेट सोर्स का जिक्र किया जा रहा है। तो ऊर्जा का जो सबसे परम स्रोत है वो क्या है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? आपके ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या तो फिर आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, Fe प्लस CuSO4 Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि Fe जो है वो SO4 के साथ रिप्लेस हो जा रहा है और Cu को जो है अकेला कर दे रहा है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, Cu जो है ये विस्थापित हो जा रहा है और Fe जो है वो SO4 के साथ चला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन में जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल या तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अम्ल जो है यहाँ पे तो दो हैं, जठर रस और नींबू का रस, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जठर रस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14। पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 5 में, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ए दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है NaCl, NaHCO3, Na2CO3 या तो फिर CaSO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों जैसी प्रतिक्रिया यानी कि गुण दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा Al2O3। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 281, 287, 28 और 285। तो देखिए यहाँ पे उत्कृष्ट गैस किसको कहा जाता है, जिसका कि अष्टक जो है वो परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अष्टक जो है परिपूर्ण हो रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का 2 और 8। ठीक है, यानी कि आखिरी कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, CH4, C2H6, C2H2 या तो फिर C4H10। तो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड या तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड। CHO देखिए लास्ट में लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड का होता है। चलिए आगे है, दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर है। तो देखिए लिथियम का जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-1। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है बोल रहा है, तो देखिए लास्ट का जो पोर्शन है वो कितना है, 1 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको खोजना है कि लास्ट में जो है किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19 और इसका कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8 देखिए 10 हो गया, इसके बाद फिर से 8, 18 और 1, यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो देखिए अमीबा में जो होता है प्राणी संभाजी पोषण जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। देखिए आपके यहाँ पे वृद्धि हार्मोन भी दिया गया है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। ऐसी क्रियाएं जो कि आपकी इच्छा नहीं है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से यानी कि कंट्रोल कहाँ से होता है कहा जा रहा है। आपके ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या तो फिर मेडुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए आपका
चित्र दिया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या तो फिर मुकुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन। ठीक है, देखिए एक जो है ये टूट रहा है और फिर से एक अपना आर्टिकल बना रहा है। ठीक है, एक क्रिएशन कर रहा है और फिर से वो फिर से क्रिएशन कर रहा है, तो ये क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या तो फिर योनि। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडवाहिका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेलोपियन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे आते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है केवल पिता के डीएनए से, दूसरा ऑप्शन है केवल माता के डीएनए से, तीसरा है पिता और माता दोनों के डीएनए से, और चौथा है न पिता के और न माता के डीएनए से। तो अगर लिंग निर्धारण का बात किया जाता तो यहाँ पे होता पिता के क्रोमोजोम से, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कोई गुण प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिता और माता दोनों के डीएनए से, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए नाभिक विद्युत संयंत्र, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन या फिर चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। तो देखिए मनुष्यों के द्वारा जो यहाँ पे नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो स्थापित किया जाता है, ये जो है कार्य करती है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे सूर्य जो है वो अपनी ऊर्जा किस प्रकार से मुक्त करती है, किस प्रकार से क्रिएट करती है, ये इसका क्वेश्चन रहता, तो इसका सही आंसर हो जाता नाभिकीय संलयन, या तो फिर हाइड्रोजन बम का भी जिक्र आएगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1%। चलिए प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? आपके ऑप्शन है थर्माकोल के डिस्पोजल का कप, प्लास्टिक के डिस्पोजल का कप, मिट्टी के डिस्पोजल कप और कागज के डिस्पोजल कप। तो देखिए थर्माकोल और प्लास्टिक जो है ये दोनों तो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। लाभदायक जो है आपका यहाँ पे दो ही दिखाई दे रहा है, मिट्टी और कागज। ठीक है, तो इस प्रश्न में जहाँ तक लग रहा है कि मिट्टी का डिस्पोजल ही सही होगा, ठीक है, या फिर कागज भी यहाँ पे सही हो सकता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउटफुल है, हालांकि कागज और मिट्टी दोनों ही सही होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक लाभदायक का जिक्र किया जा रहा है। तो देखिए कागज जो है वो जल के कार्बन बनाएगी और मिट्टी जो है वो डिस्ट्रॉय होकर फिर मिट्टी में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ये होना चाहिए मिट्टी के डिस्पोजल कप का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों को आज नहीं करते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को किसी अन्य वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके आप सभी को दिखाएंगे। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।